हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके आंसर्स को भी देखेंगे। तो आपकी बुक का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और उसके बाद आपके क्विक रिवीजन के लिए हम दोनों पार्ट्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के तत्वों का उल्लेख करें। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीवन। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संप्रेषण के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों और अनुभवों का आदान प्रदान करना। यह प्रक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, यानी कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये प्रक्रिया जो है वो हो सकती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरा उसको समझता है और सुनता है। ठीक है, इसके बाद संप्रेषण केवल शब्द तक सीमित नहीं है, यह हाव भाव, संकेत, लिखित भाषा और अन्य माध्यमों के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी जरिए से दे सकते हैं, इशारों से दे सकते हैं, हाव भाव से दे सकते हैं, जैसे आप चाहें दे सकते हैं। ये सभी संप्रेषण के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण शब्द मूल संस्कृत सा यानी कि साथ और प्रेषण यानी कि भेजना से हुआ है, जिसका अर्थ होता है संदेश भेजना या विचारों को भेजना। ठीक है, तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देख लेते हैं। FEL डॉन्स के अकॉर्डिंग संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने अनुभव, विचार और सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा कहते हैं कि संप्रेषण का उद्देश्य ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान करने से है और उसे साझा करने से है। आई होप आपको दोनों ही परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको ये दोनों ही परिभाषाएं याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको संप्रेषण के तत्व भी लिखने हैं। सबसे पहले देखेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए कुछ मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है और जो तत्व हैं, पहला होता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है बेसिकली सेंडर, जो उस चीज़ को भेज रहा है या तैयार कर रहा है। ठीक है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश तैयार करता है और उसे भेजता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो कक्षा में जानकारी दे रहा है उसे प्रेषक कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ से जानकारी दे रहा है, वो बोल रहा है, तो बोलने वाले को हमेशा सेंडर या प्रेषक कहते हैं। उसके बाद संदेश होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। संदेश वह सामग्री या सूचना होती है जिसे प्रेषक द्वारा भेजा जाता है। अगर आप अपनी क्लास में कुछ बता रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम संदेश कहेंगे। यह लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है या दृश्य भी हो सकता है, यानी कि कोई भी पिक्चर भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, इसका उदाहरण है, परीक्षा 15 जनवरी को होगी। ये एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो कि टीचर्स ने दी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, मैसेज या संदेश बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, माध्यम यानी कि मीडियम, संदेश को प्रेषित करने के लिए उपयोग किए गए साधन को माध्यम कहते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ के ज़रिए आप अपने संदेश को भेज रहे हैं उसको हम माध्यम कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है माध्यम के, जैसे कि भाषण हो सकता है, पत्र हो सकता है, ईमेल, रेडियो, आप रिकॉर्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये आपके मीडियम यानी कि माध्यम में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ग्राही यानी कि रिसीवर। वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है, उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है, उसे हम ग्राही बोलते हैं। जैसे आपने कुछ बात बोली और मुझे उसे समझना है, तो मैं उस चीज़ की ग्राही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कक्षा में छात्र जो होंगे वो ग्राही होंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिक्रिया। जब ग्राही संदेश को समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है तो इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे किसी ने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद जो उसका रिएक्शन होता है उसको हम बेसिकली प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका संदर्भ है। संप्रेषण का उद्देश्य और परिस्थिति संदर्भ को दर्शाती है। यानी कि जो संप्रेषण है ना, यानी कि संप्रेषण आखिर दिया किस लिए गया है, तो वो जो चीज़ है वो संदर्भ को दिखाएगी, यानी कि उस मैसेज देने का क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या पर्पस था उसका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, अधिकारी मीटिंग या सामाजिक संवाद। यानी कि आधिकारिक मीटिंग जो होती है वो किस लिए होती है, कोई भी आधिकारिक तौर पे जो काम हो रहा होता है उसके लिए आधिकारिक मीटिंग होती है। और सामाजिक संवाद, समाज में मेल जोल बढ़ाने या फिर समाज में अगर कोई भी समस्या है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सामाजिक संवाद में आएंगी। तो दोनों ही चीज़ों का पर्पस अलग अलग होता है। बेसिकली पर्पस को ही हम संदर्भ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है शोर यानी कि नॉइज़। संप्रेषण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं और रिसीवर तक वो बात नहीं पहुंच रही है या बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसी को हम क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। जैसे कि आवाज़ का अधिक होना या कहीं और से आवाज़ अधिक आ रही जिसकी वजह से आपका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर भाषा की अस्पष्टता यानी कि आप वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं या फिर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं हैं, तो उसको भी हम शोर में गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संप्रेषण के महत्व के बारे में बताया गया है। विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान यह मानव समाज को जोड़ने का आधार है। यानी कि जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना, जब हम कोई चीज़ दूसरे इंसान से शेयर करते हैं तो हम अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी बहुत सारी चीज़ों को साझा करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे बीच में सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद है संगठन में समन्वय। यह संस्थानों और संगठनों के लिए अनिवार्य है। यदि आप किसी भी संस्थान या किसी भी संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो संप्रेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निर्णय निर्माण में सहायता, प्रभावी संप्रेषण से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीबॉडी। इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार संप्रेषण समाज और संगठन का अभिन्न हिस्सा है। इसके तत्वों को समझकर इसे प्रभावी और सटीक बनाया जा सकता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और हम इसे अच्छे से समझ के बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण और संचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बेसिकली हमें शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण की क्या महत्वता है ये बताना है। ठीक है, यानी कि संप्रेषण कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। संप्रेषण और संचार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही तो हम एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से रिलेशंस बना पाते हैं। तो इसी वजह से मानव जीवन में संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के निर्माण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो कैसे फैलती है, संप्रेषण की वजह से ही फैलती है। संस्कृति फैलती है, उसका निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान, विचार और परंपराओं का आदान प्रदान होता है, जो समाज के सतत विकास के आधार पर है। ठीक है, देखिए अगर कहीं का समाज है, ठीक है, एक सोसाइटी है और यहाँ दूसरी सोसाइटी है, जब इन दोनों सोसाइटीज़ के बीच में संप्रेषण होता है तो यहाँ की जो विचार हैं, यहाँ की जो भावना है वो इस वाली सोसाइटी में, और ये वाली सोसाइटीज़ की जो विचार और भावना है वो इस वाली सोसाइटीज़ में जो है वो फैलती हैं। तो इसी तरीके से समाज में परंपराओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप अपने आसपास देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने दूर दूर के देशों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये संप्रेषण की वजह से ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली शिक्षा में संप्रेषण का महत्व बताना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्ञान का आदान प्रदान। शिक्षा में संप्रेषण शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों, सूचनाओं और ज्ञान को साझा करने का माध्यम है। एक शिक्षक प्रभावी संप्रेषण के बिना अपने ज्ञान को छात्रों तक नहीं पहुंचा सकता। बेसिकली अगर कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, अगर बताने का तरीका ठीक नहीं है, वर्ड्स ठीक नहीं है, तो आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। यही चीज़ होती है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी होती है। तो शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावी संचालन। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक का भाषा और संदेशों का प्रभावी उपयोग छात्रों को विषय को समझने में सहायता करता है। मौखिक, लिखित और दृश्य माध्यमों का उपयोग संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है। यानी कि बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि शिक्षक जो होते हैं उनकी भाषा और संदेश देने का जो तरीका होता है वो छात्रों को बहुत ज़्यादा समझने में हेल्प करता है। अगर शिक्षक का समझाने का तरीका ठीक नहीं है तो छात्र उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो वो समझाने का तरीका कैसे भी हो सकता है, आप मुँह से समझा सकते हैं, यानी कि मौखिक तरीके से समझा सकते हैं, लिखित तरीके से समझा सकते हैं, कोई मैसेज लिख के समझा सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से कोई दृश्य बनाकर या कोई क्रिएटिविटी कराकर भी आप उसे समझा सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये शिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं जो कि संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं शिक्षा के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों की समझ का विकास होता है। जब शिक्षक और छात्र के बीच स्पष्ट और पारदर्शी संचार होता है तो ये छात्रों को सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि जब टीचर्स के वर्ड्स क्लियर हैं और टीचर अच्छे से अपने जो ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचा
पा रहे हैं तो बच्चों और शिक्षक के बीच में जो है वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ती है और बच्चों की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सहभागिता। यानी कि अगर टीचर ने कोई बात समझाई है बच्चों को और बच्चों ने उसे अच्छे से समझ लिया है, तो टीचर अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकता है और बच्चे उस क्वेश्चन को के आंसर देने के लिए अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो सहभागिता होती है वो बीच में वो कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच में इस संवाद स्थापित होता है। संवाद यानी कि बातचीत स्थापित हो जाती है। यह संवाद छात्रों को अपने प्रश्न पूछने और जिज्ञासाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि हाँ अगर ये चीज़ है तो इसमें ये क्या है या वो क्या है, वो क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा आ जाती है, फिर वो उन चीज़ों को फिर उन चीज़ों को व्यक्त करने लगते हैं टीचर के सामने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का योगदान। आज के युग में डिजिटल माध्यम जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षा में संचार के नए आयामों को स्थापित कर रहे हैं। यानी कि देखिए ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ये सारी ही चीज़ें संप्रेषण का उदाहरण है और ये सारी ही चीज़ें आजकल जो शिक्षा है उसमें एक बड़ा योगदान देती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें संप्रेषण की हैं और शिक्षा में बड़ा योगदान देने के कारण शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृति के विकास में संप्रेषण का महत्व। अब हम संस्कृति के विकास में देखेंगे, ठीक है, कि संप्रेषण जो है वो संस्कृति को कैसे बढ़ाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है परंपराओं और मूल्यों का संरक्षण। संप्रेषण के माध्यम से किसी भी समाज की परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाज अगली पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। भाषा, साहित्य और कला इसके प्रमुख माध्यम है। देखिए अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो आपके जो बड़े होंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ ये फेस्टिवल ऐसे बनाया जाता है, आपको सिखाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, आपको सिखाएंगे भी, दिखाएंगे भी, प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ सकें और आप उस चीज़ को आगे फॉलो कर सकें। तो यही चीज़ है, तो वो उनका आपको बताना, दिखाना या फिर प्रैक्टिकली आपके सामने करना, वो संप्रेषण ही तो है। तो ये जो संप्रेषण है आपको हेल्प करता है अपने समाज को, अपनी परंपराओं को सीखने के लिए। तो परंपराओं को सीखने के लिए संप्रेषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतियों का आदान प्रदान, ये आप देख ही चुके हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कपड़ों का स्टाइल था पहनने का वो बहुत अलग था, बट आज के टाइम पे हम जो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो वेस्टर्न कपड़े हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर लोग अब उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि साइड से आई है। तो यही चीज़ है कि हम लोगों ने क्या किया है, संस्कृतियों का आदान प्रदान किया है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या है। संस्कृतियों का आदान प्रदान वैश्विक और अंतर सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं। इसे एक समृद्ध और बहुलतावादी समाज का निर्माण होता है। यानी कि वैश्विक स्तर पर एक देश दूसरे देश से कनेक्ट करता है, यहाँ की संस्कृति यहाँ जाती है, यहाँ की संस्कृति यहाँ जाती है और चीज़ें क्या होती हैं, आपस में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद देखिए सामाजिक एकता का निर्माण होता है। संचार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एकता और सहयोगिता को बढ़ाता है। यानी कि एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। हमेशा यही होता है कि चीज़ें जो हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। कभी-कभी नापसंद भी किया जाता है, बट ज़्यादातर केसेस में वो जो चीज़ें होती हैं वो अच्छा प्रभाव डालती हैं और लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो समाज में जो है एकता का निर्माण होता है। यह भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच में आपसी समझ और समन्वय का साधन बनता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य और कला का विकास। साहित्य और कला किसी समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं। इनका प्रसार और विकास प्रेषण के बिना संभव ही नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से के साहित्य से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, तो बिना कम्युनिकेशन के या बिना संप्रेषण के आप अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि कला के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक कलाकार की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपको कला सीखनी है, तो वो आपको सिखाएगा, तो इसका मतलब संप्रेषण कर रहा है। सो हमें साहित्य और कला को बढ़ाने के लिए हमेशा ही संप्रेषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कविता है, नाटक है, संगीत है, ये ऐसे माध्यम हैं जो साहित्य और कला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नवाचार और बदलाव का माध्यम। संप्रेषण नई तकनीकों, नए विचारों, दृष्टिकोणों को फैलाने का माध्यम है। जैसे कि आपके पास कोई नया थॉट है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप दूसरे को बताएंगे। सो वो जो जरिया है वो संप्रेषण ही तो है, संप्रेषण के जरिए ही तो आप किसी को बताएंगे। तो यह समाज को प्रगतिशील बनाता है और पारंपरिक जड़ताओं को तोड़ने में सहायता करता है। यानी कि बेसिकली ये आपको समाज को नई दिशाओं में लेके जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
अब जो हमारा पॉइंट है वो शिक्षा और संस्कृति के बीच में संबंध, यानी कि शिक्षा और संस्कृति के बीच में क्या संबंध है। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि शिक्षा के बिना संस्कृति अधूरी है और संस्कृति के बिना शिक्षा अधूरी होती है। ठीक है। शिक्षा संस्कृति को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है, यानी कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपनी संस्कृति को कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। वहीं संस्कृति शिक्षा को दिशा प्रदान करती है, और वहीं संस्कृति जो है वो हमें बताती है कि शिक्षा की कौन सी दिशा अच्छी है, क्या गलत है और क्या सही है, तो वो हमारी संस्कृति हमें बताती है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारवान बनाती है और संस्कृति मूल्य को आत्मसात करने की क्षमता देती है। संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण विकसित करता है, यानी कि संस्कृति जो है उसकी मदद से आप ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके समाज के लिए, आपकी फैमिली के लिए आवश्यक है और ठीक है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं एक दफ़ा। तो शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण और संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यह न केवल ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने का भी माध्यम है। यानी कि सिर्फ हम ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि अपने समाज और संस्कृति के मूल्यों को भी बचा के रखते हैं। आधुनिक युग में तकनीक प्रगति ने शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को और अधिक सरल और प्रभावी बना दिया है। इस प्रकार संप्रेषण और संचार शिक्षा और संस्कृति के सतत विकास के लिए आवश्यक आधारशिला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर तरीके से शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेरोल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेषण किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, हेरोल्ड डी लासवेल। आपको बताना है कि इनके अनुसार संप्रेषण जो होता है उसका क्या माध्यम है। ठीक है। तो चलिए पहले परिचय पढ़ लेते हैं। हेरोल्ड डी लासवेल ने संप्रेषण की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया। बेसिकली इन्होंने संप्रेषण से रिलेटेड एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि जिसे लासबेल मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उनके अनुसार संप्रेषण निम्नलिखित 5 प्रश्नों के माध्यम से होता है, यानी कि उन्होंने जो संप्रेषण के बारे में बताया कि संप्रेषण कैसे होता है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहला जो माध्यम है वो है हु यानी कि कौन। इसका संबंध संदेश भेजने वाले से है, जिसे प्रेषक या संचारकर्ता कहते हैं। हु यानी कि जो भेज रहा है संदेश, यानी कि जो बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे शिक्षक है, वक्ता है, लेखक है। जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, बता रहा है या सुना रहा है या एक्ट करके दिखा रहा है, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं हु के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है, यानी कि सेज व्हाट। यह संदेश की सामग्री या सूचना से संबंधित है, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट, यानी कि ये हमारी सामग्री को बताता है, जैसे कि व्याख्यान हो गया, समाचार हो गया, विचार हो गया। उसके अलावा आपकी पोयम है, आपकी राइटिंग है, आपका लेटर है, आप जो भी चीज़ें जिस भी ज़रिए से भेजते हैं, तो वो जो होता है वो क्या कहता में आती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा किस माध्यम से, यानी कि उस चीज़ को भेजने का माध्यम क्या हो सकता है, क्या वो लिखित है, मौखिक है, दृश्य श्रव्य है या डिजिटल है। तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली इसमें माध्यम के बारे में बताते हैं। ठीक है। उसके बाद किसे किसे यानी कि जो उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेगा, जो प्राप्त करता होगा उसे हम किसे बोलेंगे, यानी कि टू होम। यह संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति या समूह को इंगित करता है, उदाहरण के लिए छात्र, दर्शक और पाठक। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे किस चीज़ का काम करूँगी, हु का काम करूँगी, और आप किस चीज़ का काम करेंगे, टू होम का काम करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है क्या प्रभाव डाला, यानी कि इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या परिणाम होंगे इसके, जैसे कि ज्ञान को बढ़ाना, राय में बदलाव होना, प्रेरणा देना या फिर भड़का देना। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लासवेल मॉडल का जो महत्व है वो हम देखेंगे। सो इस मॉडल ने संप्रेषण को एक संचारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की सहायता की। यह न केवल संचार प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्वों को भी रेखांकित करता है, यानी कि ये हमारे संचार को ईजी बना देता है और हमें उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान, जनसंचार और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में इसका व्यापक उपयोग होता है, यानी कि इन चीज़ों को समझने के लिए ये लासवेल मॉडल जो है वो बहुत होता है। ठीक है। चलिए आगे इसका
निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष है, हैरोल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेषण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी कि एक तरीके से बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है, जो प्रेषक से शुरू होकर संदेश माध्यम और ग्राही के माध्यम से अपने प्रभाव तक पहुंच जाती है। यानी कि सबसे पहले प्रेषक होता है और लास्ट में जो एंड पॉइंट होता है वो होता है प्रभाव। ठीक है, इसके बाद यह मॉडल शिक्षा, राजनीति और जनसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संचार की प्रक्रिया को समझने और बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आई होप आपको ये वाला मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सफल जो संप्रेषण होता है उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बाधाएं होती हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का सही और प्रभावी आदान प्रदान करना होता है। हालांकि यह प्रक्रिया हमेशा सफल नहीं होती क्योंकि इसमें कई बाधाएं आ सकती हैं। ये बाधाएं संप्रेषण को अस्पष्ट, भ्रमित या अप्रभावी बना सकती हैं। सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उन्हें दूर करना आवश्यक है। यानी कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे संप्रेषण को बेकार कर सकती हैं या फिर असफल बना सकती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहली बाधा है भौतिक बाधाएं। ठीक है, भौतिक बाधाओं से यानी कि फिजिकल बैरियर से। भौतिक बाधाएं वे बाधाएं हैं जो भौतिक वातावरण में आती हैं, यानी कि आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनसे जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम भौतिक बाधाएं बोलते हैं। जैसे कि शोर का होना, अत्यधिक शोर, आवाज़ का अधिक होना संदेश को सुनने या समझने में कठिनाई पैदा करता है। जैसे कि आपके टीचर्स यहाँ पे बोल रहे हैं और बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो अत्यधिक जो शोर होता है, जो नॉइज़ होती है, वो किसी भी संदेश को सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उससे संदेश बेकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूरी। प्रेषक और ग्राही के बीच में अत्यधिक दूरी का होना, यानी कि टीचर यहाँ पर है और बच्चा बहुत दूर है तो भी वो उसको नहीं सुन पाएगा ठीक से, तो उसमें क्या होगा, स्पष्टता नहीं होगी, तो संदेश स्पष्ट रूप से नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद है तकनीकी समस्याएं। इंटरनेट कनेक्शन की समस्या या उपकरणों का खराब होना संप्रेषण को बाधित कर देता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अगर इंटरनेट आपका ठीक से नहीं चल रहा है या फिर आपका मोबाइल ठीक से नहीं चल रहा है तो आप उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, आप अपनी क्लास को, आप अपनी स्टडीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो ये वही तकनीकी समस्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक उदाहरण है यहाँ पे, एक व्याख्यान के दौरान माइक्रोफोन की खराबी, यानी कि अगर आप कोई भी क्लास ले रहे हैं और आपका माइक्रोफोन जो है वो ख़राब है, उसमें से आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से तकनीकी खराबी के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारी भाषाई बाधाएं, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स। भाषाई बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब प्रेषक और ग्राही के बीच भाषा का अंतर या गलत फहमी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति इंग्लिश बोलता है और दूसरा हिंदी, ये इंग्लिश नहीं जानता और ये हिंदी नहीं जानता, तो उस टाइम पे आपकी भाषाई जो बाधाएं हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ये हिंदी बोल नहीं पाएगा और ये इंग्लिश नहीं समझ पाएगा, तो दोनों ही एक दूसरे को ना तो ये समझा पाएगा और ना ही ये इसको समझ पाएगा। तो बेसिकली ये जो होती है ये भाषा की बाधा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा की विविधता, ये वही चीज़ है कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो क्या होता है कि संप्रेषण में जो है कठिनाई आ जाती है। इसके बाद तकनीकी शब्दावली, जटिल शब्दों या तकनीकों का उपयोग भी संदेश को समझने में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए हैं जिनका मतलब ही सामने वाले को पता नहीं है तो भी वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद है अस्पष्टता। अस्पष्ट या गलत शब्दों का चयन भी जो होता है वो लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ की जो समझ होती है उसको बेकार कर देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण है, एक वैज्ञानिक भाषा में लिखा गया लेख जो सामान्य व्यक्ति ना समझ सके। या कोई भी अगर साइंस से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर अपने ही लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में कुछ लिखता है जिसे नॉर्मल इंसान ना समझ पाए, तो फिर उस टाइम पे संप्रेषण में जो है वो बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप की बाधाएं हैं वो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। चलिए देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं व्यक्ति के मानसिक या भावनात्मक अवस्था से संबंधित होती हैं। यानी कि बेसिकली यदि आपके जो फिज़िकल या फिर जो साइकोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे अगर आप किसी संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंदर आएगा। जैसे कि पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से किसी चीज़ को सोच लेना। अगर प्रेषक या ग्राही के मन में पूर्व धारणाएं हैं तो संदेश का अर्थ बदल सकता है। यानी कि अगर पहले से आपने किसी चीज़ का आंसर ऑलरेडी अपने मन में सोच रखा है तो भी आपको वो चीज़ जो है वो ठीक से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद भय या तनाव का होना, यानी कि आप डरे हुए हैं किसी चीज़ से, तब आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा।
जाएगा। सो तनावग्रस्त व्यक्ति संदेश को ठीक से समझने या व्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तब भी आप किसी चीज़ को ना तो समझ पाएँगे, ना ही उसे बता पाएँगे, ठीक है? उसके बाद ध्यान की कमी, यदि आपका ध्यान ही वहाँ नहीं है, किसी और चीज़ में ध्यान लगा हुआ है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। तो ग्राही का ध्यान ना होना, विषय में रुचि ना लेना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये वैज्ञानिक बाधाओं के अंदर आती हैं। जैसे कि परीक्षा के दौरान छात्र का तनावग्रस्त होना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो एग्ज़ाम देने चला जाए, तो डेफ़िनिटली वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं लिख पाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। अब आती हैं हमारी सांस्कृतिक बाधाएँ, ठीक है? तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण भी संप्रेषण बाधित हो सकता है। तो देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी सांस्कृतिक बाधाएँ हैं, ठीक है? तो पहला होता है संस्कृति की भिन्नताएं। प्रेषक और ग्राही की सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं की जो भिन्नताएं होती हैं, वो भी एक तरीके से बैरियर का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान एक अलग संस्कृति में रहता है, दूसरा अलग संस्कृति में रहता है, तो वो उस चीज़ को बेटर नहीं समझ पाएगा जो उस चीज़ वो दूसरा इंसान जो उसे समझाना चाह रहा है, ठीक है? बेसिकली ये कल्चर का जो डिफरेंस होता है वो होता है, ठीक है? इसके बाद अर्थ की भिन्नता। एक ही संदेश का विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ हो सकता है, यानी कि एक जगह एक चीज़ का अलग अर्थ है, दूसरी जगह दूसरी चीज़ का उसी चीज़ का अलग अर्थ है। तो वर्ड्स की वजह से, संस्कृति की वजह से भी हमें अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिससे अर्थ जो होता है वो बदल सकता है, ठीक है? उसके बाद एक समाज में स्वीकार्य हाव-भाव दूसरे समाज में असभ्य माने जा सकते हैं। यानी कि अगर एक समाज में आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे समाज में भी उसे अच्छा ही मानते हों। हो सकता है उसमें उस चीज़ को बुरा मानते हों, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं हमारी शारीरिक बाधाएँ। शारीरिक समस्याएँ भी संप्रेषण में बाधा बन सकती हैं, जैसे सुनने या बोलने में समस्या। यानी कि अगर आपके कान खराब हैं या फिर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप सुन नहीं पाएँगे और आप बोल भी नहीं पाएँगे। तो इसी वजह से आपका जो संप्रेषण होगा वो बाधित होगा, ठीक है? उसके बाद स्वास्थ्य की समस्याएँ। यदि प्रेषक या ग्राही अस्वस्थ है, संप्रेषण बाधित हो सकता है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप बीमार हैं, तब भी आप चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। उदाहरण के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का श्रवण क्षमता का कम हो जाना, यानी कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है वो ठीक कम हो जाती है। उस टाइम पे जो हमारा संप्रेषण होता है वो बाधित हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हम ठीक से सुन नहीं पाते, ठीक है? इसके बाद देख लीजिए, संगठनात्मक बाधाएं होती हैं। यह बाधाएं संगठन के अंदर की संरचना और प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं। यानी कि अगर आप फैमिली में हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला, अधिकार का केंद्रीकरण। जब संगठन में केवल उच्च अधिकारी ही संप्रेषण कर सकते हैं, जैसे कि एक समाज है, वहाँ पे यदि कुछ ही लोग पढ़े हुए हैं और उन्हीं के पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने तरीके से बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन बताएँगे, जो सही तरीका है उस तरीके से नहीं बताएँगे। तो ये जो होती है, ये अधिकार का केंद्रीकरण होता है। उसके बाद अधिक चरणों का होना, जैसे कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन शुरू हुई, पहले 1 स्टेप पे पहुँची, उसके बाद दूसरे स्टेप पे पहुँची, उसके बाद तीसरे स्टेप पे पहुँची, फाइनली वो अब तक पहुँची है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज हो गई होंगी। तो अधिक चरणों के होने की वजह से भी जो अर्थ होता है ना इन्फॉर्मेशन का, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हेर-फेर हो जाता है और बदल जाता है, ठीक है? स्पष्ट दिशा का अभाव, निर्देशों का स्पष्ट ना होना भी संप्रेषण के बीच में बाधाएँ डाल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो किसी बड़े संगठन में नीचे तक सही संदेश ना पहुँच पाना, जैसे कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो ओनर है उसने कुछ बोला, बट जो नीचे वर्कर्स हैं उन तक वो चीज़ें ठीक से नहीं पहुँची, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरी, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाएं। तकनीकी युग में संप्रेषण की बड़ी बाधा तकनीकी असफलताएं भी हैं। उपकरणों का सही उपयोग ना करना, साइबर सुरक्षा की समस्याएं। तो ये जो होती हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, ईमेल के माध्यम से संदेश का गलत पते पर पहुंच जाना। यानी कि ये क्या है, ये टेक्निकल ही तो इशू है, या फिर हमारा बीच में एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाना, मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे टेक्निकल एरर्स में आती हैं। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं, सफल संप्रेषण के लिए समाधान क्या-क्या होंगे। यानी कि अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स देखी थी, अब हम देखेंगे कि इनसे निपटने के जो समाधान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो पहला है स्पष्टता, यानी कि संदेश को सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं और लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारा संदेश है वो सरल होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद संवेदनशीलता, प्रेषक और ग्राही के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो प्रेषक और ग्राही है ना, उन दोनों की ही जो मेंटल कंडीशन है और जो हमारे सांस्कृतिक पहलू हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें चीज़ों को बनाना चाहिए।
उसके बाद देखते हैं प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। तकनीकी उपकरणों को ठीक से संचालित करना, यानी कि अगर हमें लगता है कि हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा तो वो किस वजह से बंद हो सकता है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें इसको ठीक कराना है, उसको चार्जिंग करनी है, उसके बाद हमें हमें उसका यूज़ करना है। तो ये है कि हम उसको प्रभावित ढंग से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है। सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का मतलब है कि हमें ध्यान से चीज़ों को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाएं अनेक रूप में प्रकट हो सकती हैं। इन बाधाओं को पहचान कर उनका समाधान करना आवश्यक है, ताकि संप्रेषण प्रक्रियाएं प्रभावी और सटीक हों। संप्रेषण की सफलता समाज, शिक्षा और संगठन के समुचित विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ये थे आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। यानी कि इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है DU एजुकेशन क्लब, और आप हमारी इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं जिसका नाम है DU एजुकेशन क्लब। थैंक यू एवरीवन।